उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस का एक और टैंक तबाह होता नजर आया। हालांकि उसने यह हमला किस इलाके में किया यह नहीं बताया गया, लेकिन जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों को दुश्मन का एक टैंक अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये देखते ही उन्होंने उस पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि पहली बार में निशाना चूक गया, लेकिन यूक्रेन की फौज ने ताबड़तोड़ बमबारी जारी रखी और उनकी रेंज में आते ही टैंक तबाह हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पल भर में ही टैंक आग का गोला बन गया। वहीं पुतिन के दोस्त और रूस के पड़ोसी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बार फिर अमेरिका और उसके साथी देशों को आंखें दिखाई और धमकी दी कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद करनी बंद नहीं की तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। बल्कि चेतावनी देती ये चिट्ठी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिख डाली, जिसकी जानकारी बेलारूस के ही मीडिया के जरिए सामने आई। बताया गया कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल को अपने खत में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ साफ कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिश चल रही है वो यूक्रेन की जंग को विश्व युद्ध में बदल सकती है। बेलारूस वो देश है जो पहले दिन से ही रूस के साथ खड़ा है। ऐसे में अपनी चिट्ठी में लुकाशेंको ने यूक्रेन के युद्ध को महज एक क्षेत्रीय विवाद बताया और उसे रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के कंधों पर ही डाल दी। लुकाशेंको ने अपील की कि सभी देश एक साथ आएं और यूरोप के इस विवाद को एक विश्व युद्ध भड़काने से रोकें। इस बीच खबर है कि रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। दावा किया गया कि जिन वजहों से यूक्रेन अब तक इस जंग में टिका हुआ है उनमें एक बड़ी वजह है ड्रोन, जिन्होंने जमीन से समंदर तक यूक्रेन का साथ दिया और रूस की तोपों और जहाजों को डुबोने में यूक्रेन की मदद की। रूस की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसके सामने यूक्रेन की आर्मी चींटी की तरह है। लेकिन इस भयंकर जंग में यूक्रेन अब तक टिका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई यूक्रेन के हथियार, जिन्होंने यूक्रेन के मुट्ठी भर सैनिकों को रूस के सामने खड़ा रखा। इन हथियारों में ड्रोन का नंबर सबसे पहला है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने बुद्धिमानी से किया। Forbes.com ने लिखा कि तीसरे महीने में एंटर कर चुकी इस जंग में यूक्रेन पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है, जो उसे अमेरिका देगा। इससे पहले यूक्रेन ने हवा में उड़ने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिनमें तुर्की, जर्मनी और अमेरिका से आए ड्रोन शामिल थे। लेकिन इस बार उसका प्लान समंदर में ड्रोन उतारने का है, जो पानी में चलेगा और रूस के जहाजों को वहीं पर बर्बाद कर देगा। यूक्रेन को पानी पर चलने वाला ड्रोन बाइडेन देंगे। इस ड्रोन को USV कहा जाता है, यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। इस ड्रोन के नाम से ही जाहिर है कि समंदर में इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ठीक उसी तरह ऑपरेट होगा जैसे हवा में उड़ने वाला ड्रोन ऑपरेट होता है। ये ड्रोन दूर से देखने में किसी जहाज की तरह लगता है, इसलिए इसे ड्रोन शिप भी कहते हैं। लेकिन इसकी खूबियां ड्रोन वाली हैं। मतलब ये कि पानी में ये ड्रोन रिमोट से ऑपरेट होगा और दुश्मन के दांत खट्टे करेगा। अमेरिका का कहना है कि उसने यूक्रेन की सेना को इसे चलाने की ट्रेनिंग दी है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि अमेरिका यूक्रेन को कितने USV देने वाला है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने ऐसे ड्रोन देने वाला है जिन पर उसने सालों मेहनत की। Forbes.com ने दावा किया कि अमेरिका के सबसे बड़े USV का नाम है सी हंटर, जिसका इस्तेमाल वो लंबे चलने वाले युद्ध में करता है और इसीलिए उसने यूक्रेन को सी हंटर और उस जैसे कई ड्रोन देने का फैसला किया। अब तक यूक्रेन के पास जो भी ड्रोन है वो छोटे हैं और केवल शुरुआती दौर में उसकी मदद करते हैं। ये 50 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के समंदर में उतरते ही यूक्रेन की ताकत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह दुश्मन का पता लगाने के काबिल है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस ड्रोन का इस्तेमाल काला सागर में करने वाला है, जहां पानी में चलने वाला ड्रोन बिना रुके काम करेगा, वो भी बिना किसी की जान को जोखिम में डाले। क्योंकि जब ये ड्रोन पानी में उतरेगा तो उसे दूर बैठे लोग चला रहे होंगे और जैसे ही उसे दुश्मन की भनक लगेगी वो पानी के अंदर चला जाएगा, यानी दुश्मन को दिखाई ही नहीं देगा। और काला सागर में यूक्रेन रूस की नेवी को मुंह तोड़ जवाब देगा। वैसे इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने काला सागर में रूस के 2 बड़े युद्धपोत मार गिराए हैं, जिसके बाद उसका हौसला 7वें आसमान पर है। कहा जा रहा है कि इसीलिए वो अपने लिए तुरुप का इक्का साबित हुए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा चढ़ाकर करने वाला है, क्योंकि रूस की सेना ड्रोन का इतना इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि यूक्रेन ने इस मामले में बाजी मार ली और ड्रोन जैसे छोटे से हथियार का बड़ा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो अब तक इस युद्ध में टिका हुआ है। अमेरिका ने जो USV बनाया है उसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज पहचानने और उनकी सटीक लोकेशन पता लगाने में होता है। इस ड्रोन की खासियत यह कि ये दूसरे जहाजों को तो पहचान लेता है, लेकिन खुद दुश्मन के रडार में नहीं आता। वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने नौसेना दिवस पर एक वीडियो जारी किया और अपने नौसैनिकों की बहादुरी दिखाई, जिसमें समुद्र की उठती लहरों के बीच यूक्रेन की फौज दुश्मन का डटकर सामना करती नजर आई।
जेलेंस्की के जवानों की एक टुकड़ी भारी भरकम हथियारों के साथ समुद्र में जाती दिखी तो दूसरी टुकड़ी किनारे पर कंधे पर मिसाइल लादे नजर आई। यही नहीं, कुछ जवानों ने समुद्री गाड़ियों से अभ्यास भी किया। इसके बाद उन सैनिकों ने समंदर तट पर यूक्रेन का झंडा लगाकर सलामी दी। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। जेलेंस्की की फौज का दावा है कि उसकी तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग की चपेट में आने से रूस का टैंक ध्वस्त हो गया। और जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया उसमें जंगल के बीच सड़क से एक टैंक गुजरता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह टैंक यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। सब कुछ रूस के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी पुतिन की फौज को उम्मीद नहीं थी। तस्वीरों में दिखा कि कैसे टैंक जंगल से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसमें तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पलक झपकते ही टैंक के परखचे उड़ गए। वहीं धमाके के बाद जंगल में धुएं का गुबार छाया नजर आया। बताया गया कि जो टैंक बारूदी सुरंग की चपेट में आया वो जेलेंस्की की सेना पर छिपकर हमले कर रहा था। उधर खबर है कि यूक्रेन के डॉनबास इलाके में पुतिन की सेना को हफ्ते भर के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि इस इलाके में चल रही जंग पर रूस के राष्ट्रपति खुद नजर बनाए हुए हैं और वहां हमले की पूरी रणनीति भी वही तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने डॉनबास को जीतने के लिए अपने महाशक्तिशाली टर्मिनेटर टैंक तक जंग के मैदान में उतार दिए। लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना अब तक वहां कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। उल्टे उसे कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एक हफ्ते के अंदर डॉनबास में जेलेंस्की की सेना रूस की फौज की करीब 200 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुकी है, जबकि इस दौरान उसने रूस के 40 से ज्यादा टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। खबर है कि यूक्रेन के ताबड़तोड़ पलटवार से रूसी सैनिक बुरी तरह सहम गए हैं और कई जगहों पर उन्हें उल्टे पांव भागने को मजबूर तक होना पड़ा है। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि उन्होंने डॉनबास इलाके में अभियान जारी रखने के पुतिन के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसे पश्चिमी मीडिया ने करीब 3 महीने से जारी इस जंग में एक बड़े बदलाव का संकेत बताया और दावा किया कि शुरुआत में आत्मरक्षा करता दिख रहा यूक्रेन अब रूस को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है, जिसकी गवाही ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस में छपी उस रिपोर्ट ने दी जिसमें दावा किया गया कि डॉनबास में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रूस ने यूक्रेन से वहां सीज फायर कर एक बार फिर शांति वार्ता शुरू करने की पेशकश की। हालांकि खबर है कि यूक्रेन ने मौजूदा हालात में रूस के साथ युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि 24 फरवरी यानी जंग की शुरुआत से पहले की स्थिति मानने पर ही सीज फायर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले सभी इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इन दावों के बीच जंग को 3 महीने पूरे होते ही अचानक रूस ने यूक्रेन के डॉनबास में हमले तेज कर दिए। इतने तेज कि यूक्रेन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जमीन पर उन्हें अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। और रूस के उस जबरदस्त वार से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपने साथी देशों से हथियारों की सप्लाई में तेजी लाने की मांग की। असल में यूक्रेन के उत्तर और उसकी राजधानी कीव में मुंह की खाने के बाद रूस ने मार्च में यूक्रेन के पूर्व में मौजूद डॉनबास इलाके पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया था और फिर पिछले महीने उसने डॉनबास पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध का दूसरा चरण भी शुरू किया था। लेकिन उस जंग को भी 1 महीना पूरा हो चुका है और रूस के हाथ मारियोपोल के अलावा कुछ खास नहीं लगा, बल्कि खार्किव से भी यूक्रेन की सेना ने रूस को खदेड़ने का दावा कर दिया। ऐसे में लग रहा है कि रूस ने डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वहां पूरी जान फूंक दी है। लेकिन सवाल यह है कि डॉनबास रूस के लिए इतना अहम क्यों है? क्यों रूस ने डॉनबास पर अपनी नजरें गड़ाई हैं? फिर क्यों वहां 1 महीने से अपने हथियार झोंके हुए हैं? तो इसकी वजह राजनीतिक भी है, कूटनीतिक भी और आर्थिक भी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें उसके डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं और सबसे अहम बात यह कि ये दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। मतलब डॉनबास के ज्यादातर लोग रहते तो यूक्रेन में हैं, लेकिन बोलते हैं रूस की भाषा। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं। यानी यूक्रेन का डॉनबास सोवियत संघ के टूटने के बाद भी उसके हिस्सों पर रूस के दबदबे की निशानी है और इसी वजह से डॉनबास रूस के लिए जमीन का महज एक टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का सवाल है। और तो और 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ है। विद्रोही अपने ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। वो विद्रोही अकेले नहीं हैं, उनके सिर पर रूस का हाथ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा भी किया हुआ है। यानी कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है।
यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। ऐसे में डॉनबास जीतना रूस के लिए राजनीतिक जीत होगी और फिर डॉनबास सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जो अगर रूस को मिल गई तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि डॉनबास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां कोयले की खदानें हैं, वहां स्टील भी बनता है। यह है रूस की डॉनबास पर नजरें गड़ाने की आर्थिक वजह। वहीं रूस के डॉनबास को टारगेट बनाने की तीसरी बड़ी वजह रणनीतिक है। मारियोपोल पर तो रूस कब्जा कर ही चुका है। ऐसे में अगर पूरे के पूरे डॉनबास पर उसका राज हो गया तो रूस यूक्रेन के क्राइमिया तक, वो क्राइमिया जिसे उसने 2014 में यूक्रेन से हथिया लिया था, वहां से रूस तक एक लैंड ब्रिज बन जाएगा, जो कि रूस के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि अब तक रूस के पास क्राइमिया तक जाने का बस समंदरी एक रास्ता। वहीं रूस के पड़ोसियों फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से जुड़ने की अर्जी देने के बाद रक्षा विशेषज्ञों को बाल्टिक के शांत इलाके के जंग का मैदान बनने का डर सता रहा। फिनलैंड और स्वीडन के बीचों बीच बाल्टिक सागर है और ये दोनों देश अब तक हमेशा हर युद्ध से दूर रहे, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने उन्हें ऐसा डराया कि दोनों ने नेटो का दामन थामने का फैसला कर लिया। जबकि रूस ने दोनों देशों को नेटो से दूर रखने की लाख कोशिश की थी। रूस ने उनकी हवाई सीमा में घुसपैठ से लेकर अपने परमाणु हथियारों का डर तक दिखाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से हाथ मिलाने के साथ ही एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के शक के पीछे पुख्ता वजह भी है, क्योंकि रूस भी ऐलान कर चुका है कि वो अपनी पश्चिमी सीमा पर 12 मिलिट्री यूनिट बनाने जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि रूस भी हथियार डालने को राजी नहीं और वो नेटो से दो हाथ करने की तैयारी में लगा है।